नमस्कार दोस्तों, चौधरी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉइल्स इन इंडिया यानी भारत में मिट्टियाँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सॉइल क्या होती है। तो भूमि या जो पृथ्वी का ऊपरी असंगठित सतह या जो स्तर है या लेयर है, जो पौधे या फिर वनस्पति इसके विकास में सहायक है, उसको हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है, कार्बनिक, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक और जैविक खनिज, ये सब इसमें मिलते हैं। मिट्टी के बारे में हमने कुछ चीजें सुनी है, जैसे कुछ नाम सुने होंगे: बजरी, ग्रेवल, रेत यानी सैंड, रेत यानी सैंड। एक आपकी आ गई जिसको बोलते हैं गाद यानी सिल्ट। एक आपकी आ गई मृतिका या चीका, जिसको बोलते हैं क्ले। इनके ये नाम हैं जो इनके कणों के साइज के हिसाब से दिए गए हैं। अगर कणों का साइज 2 mm से ज्यादा है तो वो बजरी है। 0.05 mm से 2 mm के बीच है तो वो रेत है। 0.002 mm से 0.05 mm है तो वो गाद है। और 0.002 mm से अगर कम साइज है तो उसको बोलते हैं हम मृतिका या चीका। इन सब के अंदर हमें कुछ चीजें मिलेगी, जैसे इनका 45% जो पार्ट होता है उसमें खनिज मिलेंगे, 25% पार्ट में वाटर होगा, 5% जो पार्ट है उसमें जैविक पदार्थ, और 25% पार्ट में एयर या वायु होती है। ठीक है। आगे हम एक चीज देखते हैं कि कौन सी मृदा है, उसके अंदर सैंड यानी रेत का कितना प्रतिशत होगा, उसमें सिल्ट का परसेंटेज क्या होगा, और उसमें क्ले का परसेंटेज क्या होगा। सबसे पहले आती है हमारी लूम, या जिसको दोमट बोलते हैं। उसमें 40% सैंड होगी, 40% सिल्ट और 20% क्ले। दूसरी आती है हमारी सिल्टी लूम, यानी कि गाद दोमट। ठीक है। उसमें 50% सैंड, 30% सिल्ट और 20% क्ले। एक होती है हमारी सैंडी लूम, कौन सी? ब्लूई मृदा, जिसमें 80% सैंड, 5% सिल्ट और 15% उसके अंदर क्ले होता है। मृदा के कण जितने छोटे होंगे, सोइल पार्टिकल जितने छोटे होंगे, जितने छोटे, उनकी जल धारण क्षमता उतनी अधिक। जितने छोटे, जल धारण क्षमता उतनी ज्यादा, क्योंकि वो पानी को उतना ज्यादा पकड़ेंगे। और अगर मृदा के कण बड़े हैं तो उनकी पारगम्यता ज्यादा होगी। ये एक रिलेशन हमें याद रखना है। एक यहां पे टर्म आती है लीचिंग, या जिसको बोलते हैं निक्षालन। निक्षालन का मतलब है कि ये कोई लेयर ए है, इसके नीचे लेयर बी है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर किसी चीज का जाना, वो होता है निक्षालन, या इसका दूसरा नाम है अपवहन। ठीक है। अब क्या होता है, मृदा हमेशा लेयर्स में मिलती है, यूं। तो ये होती है, यूं लेयर में मिलने की व्यवस्था ऊर्ध्वाधर व्यवस्था है, जिसको बोलते हैं हम मृदा परिच्छेदिका, सोइल प्रोफाइल। यानी कि इसका प्रोफाइल क्या है, क्या चीज कैसे मिलेगी, सोइल लेयर। ठीक है। देखिए, सोइल की लेयर्स की अगर बात करें तो उसके अंदर इसकी आती है ओ लेयर, ए, ई, बी, सी और आर।
6 लेयर हो गई। कितनी हो गई? 6 लेयर्स हो गई। ठीक है। यानी कि हमने बात की थी मृदा प्रच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल। मृदा प्रच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल, इसका मतलब होता है कि मृदा की विभिन्न परतों का ऊर्ध्वाधर विन्यास। ठीक है। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक इसकी लेयर होती है वो एक दूसरे से कुछ चीजों में अलग होगी। जैसे सबसे पहले हमने बात की ओ लेयर। ओ लेयर यानी कि ऑर्गेनिक मैटर की लेयर। ओ लेयर यानी कि ऑर्गेनिक मैटर की लेयर, ये सबसे बाहरी परत। जैसे आप देख सकते हैं ये पेड़ पौधे जिसके ऊपर लगे हुए हैं, ये देखिए ये ओ लेयर है। सबसे भारी परत जहां विघटित व अविघटित जैविक पदार्थ होते हैं, भारी परत। और इसी में ही विघटित और अविघटित जैविक पदार्थ होंगे। जैसे आप, विघटित का मतलब पूरे डिकम्पोजिट हुए, जिनका पूरी तरह से उनको छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया, और अविघटित भी होते हैं। मृत सड़े गले सब पदार्थ सीधे पड़े कहाँ? ओ के ऊपर मिलते, ओ लेयर में मिलते। उसके बाद में हमारी दूसरी लेयर आती है आपकी ए लेयर। ए लेयर की बात करें तो ए लेयर को बोलते हैं टॉप सॉइल, यानी कि ये शीर्ष मृदा स्तर है। इसमें ह्यूमस भी मिलेगी और इसमें मिनरल्स भी मिलेंगे। उसके बाद में आती है हमारा ई वाला पार्ट। ई को बोलते हैं एलिवेशन लेयर। ठीक है। ये एलिवेशन लेयर वो है जहां लीचिंग यानी निक्षालन होगा। और अभी हम देख के आए हैं कि लीचिंग या निक्षालन क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर पदार्थों का प्रवाह। इसमें क्या होता है, जो इसकी टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल में जो पदार्थ है, ए से, यानी ए यानी टॉप सॉइल से जो पदार्थ है वो जल में घुलकर यहां से, यहां से क्या हो गया, ए वाले जो सोइल है, ए वाले जो पदार्थ है वो जल में घुलकर इस ए लेयर से होते हुए नीचे जाएंगे। नीचे कौन सी में? बी सी डी में, इनमें जाएंगे, ई में भी जाएंगे, है ना। तो इसको क्या बोले? निक्षालन या अपवहन। फिर आती है हमारी बी। बी को बोलते हैं हम सबसोइल। ए, ए वाला जो पार्ट है, जो टॉप सोइल है, वहां से लीचिंग से, ई से होते हुए बी में जो पार्टिकल्स आए हैं, जो पार्टिकल है वो यहाँ इकट्ठे होंगे। ए से आकर यहाँ जो पदार्थ है वो इकट्ठे होते हैं। ठीक है। इसलिए इस बी स्तर को बोलते हैं विनिक्षेपण मंडल, है ना। इस बी को क्या बोलते हैं? इस बी को हम बोलेंगे विनिक्षेपण मंडल। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसको गए। और इसको सब सोइल या उपमृदा भी कहते हैं। फिर है सी। सी वाला जो है, सी वाले को बोलते हैं, ये होता है जो इसके जो पेरेंट मटेरियल है उनके पार्टिकल्स, जो पेरेंट, है ना, पेरेंट जो रॉक्स हैं उनके टूटने से, है ना, उनके जो टुकड़े हैं उनसे क्या बनती है हमारी? सी लेयर बनती है। और आर लेयर, कहीं कहीं इस आर लेयर को बोला जाता है, कहीं कहीं इस आर लेयर को बोला जाता है डी लेयर। कहीं कहीं इस आर लेयर को बोला जाता है डी लेयर। और इसको बोलते हैं पेरेंट रॉक या बेड रॉक। सॉलिड पेरेंट मटेरियल है। ठीक है। तो ये हो गया इसके सॉइल प्रोफाइल की बात हमने कर ली। इसके बाद में हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल में अगर हम देखें तो आईसीएआर के अनुसार, आईसीएआर, इसने मृदा को 8 तो मुख्य और 27 गौण भागों में बांटा है। इनकी अगर बात करें तो कौन कौन सी बांटी है? 8।
जलोढ़। दूसरी आती है हमारी लाल पीली या रेड येलो, काली मृदा, लेटेराइट। फिर आएगी हमारी पर्वतीय, मरुस्थलीय, लवणीय या इसी को बोलते हैं क्षारीय, और फिर आएगी हमारी पीट या दलदली। ठीक है, अब इनके एक एक पार्ट को लेकर हम पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा देख लेंगे कि कहाँ हमें कौन सी मिट्टी मिलेगी। एक थोड़ा सा रफली डायग्राम हम बनाते हैं। रफली डायग्राम में यहाँ ऊपर की ओर जो मिलेगी हमें वो होगी पर्वतीय। ठीक है, इस पर्वतीय के बाद में जलोढ़। ठीक है, यहाँ ये गुजरात राजस्थान वाला जो एरिया आ गया, मरुस्थलीय। इसके बाद में इस एरिया में हमें जो मिलेगी वो है लाल मिट्टी। मध्य वाला जो एरिया ये देखते हैं हमें, यहाँ आ गई हमारी कौन सी, काली या रेगूर। ठीक है, यही अगर इसके बाद में जो असम महाराष्ट्र केरल वाला एरिया है, जो असम महाराष्ट्र केरल जो एरिया है, यहाँ लेटेराइट। लेटेराइट। इसके बाद में हमारी आ जाती है जो ये तटीय क्षेत्र जो है, तटीय क्षेत्रों में आ जाएगी पीठ या दलदली। इसके बाद में थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो पंजाब हरियाणा और राजस्थान वाला एरिया जो आ गया, पंजाब हरियाणा राजस्थान वाला और ये इधर एरिया आ गया, इसमें आ जाएगी लवणीय या क्षारीय या रेह मिट्टी। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी जो है ये नदी क्षेत्र के जो एरिया है उनमें मिलेगी। 15 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में 43.4% भूभाग पर ये मिलेगी। इसमें पोटास और चूना पत्थर की जो है प्रचुर मात्रा मिलेगी। फास्फोरस और नाइट्रोजन ये दोनों कम मात्रा में मिलेंगे। ठीक है, यानी ये भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसमें जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी उसको बांगर कहेंगे, जो नई जलोढ़ मिट्टी होगी उसको खादर कहेंगे। ठीक है, नदी क्षेत्र में जो कृष्णा वाला है, गोदावरी है, नदी घाटिया क्षेत्र है, यहाँ मिलेगी तापी, नर्मदा, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में ये मिलती है। और ये मिट्टी जो है ये चावल, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन इनकी खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरी मिट्टी की बात करते हैं तो वो है हमारी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है। ये लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया के ऊपर फैली हुई है।
18.6% भूभाग के ऊपर। द्वितीय सर्वाधिक पाई जाने वाली ये मिट्टी है जो हमें तमिलनाडु में मैक्सिमम मिलेगी। इसके अलावा आपको कर्नाटक में मिल जाएगी, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा, झारखंड और आपका दक्षिणी यूपी और कुछ राजस्थान में मिलती है। इसका रंग लाल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ये अम्लीय प्रवृत्ति की मिट्टी है, अम्लीय प्रवृत्ति की मिट्टी है। ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम, आयरन और चूना जो है वो ज्यादा है। इसमें आपका नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस है वो कम है। ठीक है, और इस लाल मिट्टी के अंदर आयरन ज्यादा है और जल मिलेगा जब इसमें जल मिलेगा तो ये पीली हो जाएगी, इसीलिए इसको लाल या लाल पीली मिट्टी कहते हैं। ये किसकी खेती के लिए? तो बाजरा, तंबाकू और दलहन, गेहूं, इनकी खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं, फिर आती है हमारी काली या रेगूर मिट्टी। काली या रेगूर, है ना, केरल या यूपी, है ना, करेल, करेल कहते हैं, करेल, इसी को ही करेल बोलते हैं। कहाँ? यूपी में। यूपी में क्या बोलते हैं? करेल। ठीक है, इसमें एक टाइटेनीफेरस मैग्नाइट के कारण इसका रंग काला होता है। बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से इसका निर्माण होता है। इसको रेगूर या कपास, ये रेगूर या कपास या स्वयं जुताई वाली मृदा भी इसको बोला जाता है। क्यों? कि इसमें पानी लगता है और सूखने के बाद में इसमें दरारें पड़ जाती है, इसलिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो इस काली मिट्टी को ट्रॉपिकल चरनोज्म भी कहा जाता है। ठीक है, इसके कण जो होते हैं वो छोटे हैं, कण छोटे हैं तो जल धारण क्षमता इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये भारत में मृदा का तीसरा सबसे बड़ा वर्ग है। इसमें चूना मिलेगा, कैल्शियम, पोटास तो ज्यादा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस कम होते हैं। ये हमें मिलेगी महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा? तो कपास और दलहन और आपका खट्टे फल और तिलहन, ये इसके अंदर कृषि इनकी हम कर सकते हैं। ठीक है, चना सोयाबीन भी इसमें हो जाता है। फिर आती है हमारी चौथी, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा की अगर बात करें तो 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये पाई जाती है। केरल, महाराष्ट्र, असम और पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियां और आपका सतपुड़ा, मेघालय, इन जगह ये पाई जाती है। ईंट जैसा स्वरूप होता है इसका, ईंट जैसी दिखती है ये, लाल होती है। लौह और एल्यूमिनियम इसमें मैक्सिमम होते हैं।
नाइट्रोजन, पोटास और चूना की कमी होती है। इसमें चाय, रबर, कहवा, काजू, सिनकोना, इनकी कृषि के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। इनकी कृषि इसमें हो जाती है। ईंट जैसा स्वरूप यानी कि इसका रंग ईंट की तरह लाल होता है। अत्यधिक निक्षालित मृदा, अत्यधिक निक्षालित, लीच यानी कि इसमें नीचे जाने की क्षमता ज्यादा रहती है इससे मटेरियल्स की। आगे हमारे मृदा का पांचवा पार्ट हम जो पढ़ेंगे वो है पांचवा, मरुस्थलीय। मरुस्थलीय मरुस्थलीय मृदा की अगर बात करें, शुष्क, अर्धशुष्क, जलवायवीय दशाओं में इसका निर्माण हुआ है। इसमें घुलनशील लवण ज्यादा, फास्फोरस ज्यादा, नाइट्रोजन कम और ह्यूमस कम। राजस्थान में मिलेगी, सौराष्ट्र में मिलेगी, कच्छ, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। सिंचाई करके इसमें क्या कर सकते हैं, ज्वार की फसल, बाजरा, यानी कि इन जैसे मोटे अनाज की पैदावार इसके अंदर हो जाती है। मोटे अनाज की पैदावार हो जाती है। तिलहन भी होता है। ठीक है। फिर आती है हमारी पर्वतीय मृदा या जिसको बोलते हैं वनीय मृदा। 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर ये है। नवीन और अविकसित मृदा है ये। हिमालय क्षेत्र में हमें मिलेगी। इसके अंदर पोटास, चूना और फास्फोरस की कमी होगी। सेब, नाशपाती, इनकी कृषि के लिए उपयोगी है। ह्यूमस इसमें मिलेगा। और ये अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। ठीक है। आगे जो हमारी आएगी वो है लवणीय, क्षारीय, रेह या कल्लर। लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी या जिसको बोलते हैं रेह या जिसको बोलते हैं कलर, कल्लर। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार के एरिया में ये मिलेगी। 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसमें ये मिलेगी। यानी कि नहर से सिंचित क्षेत्र में ये मिट्टी मिलती है। इसमें क्या होता है, केशिका क्रिया। केशिका क्रिया में क्या होता है कि छोटी छोटी नालियों के सहारे पानी का बाहर निकल आना। केशिका के सहारे धरातल पर लवण की परत जमा हो जाती है। ठीक है। जिसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट और कार्बोनेट जम जाते हैं। ठीक है। या रेह कलर या इसको ऊसर, ऊसर भी इसका एक नाम दिया है। नाइट्रोजन का इसमें अभाव होगा या कमी होगी। ठीक है। चूना, जिप्सम, पाइराइट, इसमें चूना मिलेगा,
जिप्सम आपको मिलेगा, पाइराइट आपको इसमें मिलेगा, है ना। इनके इनके इनका अगर अच्छे से उपयोग किया जाए, इनके उचित उपयोग से चूना, जिप्सम पाइराइट के उचित उपयोग से इस मृदा में सुधार किया जा सकता है ना। इसमें आपका अमरूद हो सकता है, आंवला, बरसीम, धान, ये इसमें उगाए जा सकते हैं। लास्ट एक पार्ट बचता है पीठ या दलदली मिट्टी। केरल, तमिलनाडु, तटीय क्षेत्रों में, उड़ीसा, बिहार, तटीय तमिलनाडु का एरिया, इनमें इसके रंग की बात करें तो नीला, अम्लीयता इसकी अधिक, मैंग्रोव वनस्पति इसमें पाई जाती है। यानी कि ये हमें आर्द्र क्षेत्रों में मिलेगी। जैविक आर्द्र क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के एकत्रित इकट्ठे होने से ये बनती है। तो इसमें लवण भी ज्यादा, जैविक पदार्थ भी ज्यादा, फॉस्फेट इसमें कम, पोटास इसमें कम। इसमें बड़ी मात्रा में आयरन मिलेगा और एल्यूमिनियम मिलेगा। और ये बड़ी मात्रा में मिलेंगे इसलिए ये जहरीली हो जाती है। अब हम बात करते हैं सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा अवक्रमण। यानी कि मृदा की जो क्वालिटी है उसका कम होना या उसका हाश होना, उसका लॉस होना। तो इसमें क्या चीज है, मृदा अपरदन से हो सकता है, जल भराव से हो सकता है, आपका क्षारीय लवणीय जो मृदा होती है उससे, जो लवण आ जाते हैं उनसे, वो और क्या हो सकता है, बंजर भूमि समस्या, और क्या हो सकता है, मरुस्थलीकरण हो सकता है। डिग्रेडेशन से क्या होता है, और विकासात्मक कार्य प्रभावित। ठीक है। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन है मतलब उसकी जो उपजाऊ परत है उसका कटाव, यानी कि उसका बह जाना। ठीक है। जल से हो सकता है, मृदा का अपरदन कैसे हो सकता है, जल से हो सकता है, जल अपरदन, वायु या पवन अपरदन, महासागरीय तरंग अपरदन, और ऊंचे पर्वत भाग में हिमनद अपरदन हो सकता है। अपरदन से बचाव कैसे करेंगे, एक तो जैविक तरीका है और एक यांत्रिक तरीका है। जैविक तरीके में बात करें तो जैविक में कृषि से संबंधित जैसे समोच्च कृषि, और आप कर सकते हैं सस्यावर्तन कृषि, या मिश्रित फसल। यांत्रिक में लिस्टिंग और ट्रेंचिंग, बॉन्डिंग, वेदिकाकरण, है ना, चौपान बनाकर उस हिसाब से जो अवनालिकाएं बन गई उनको भर दो उससे। तो ये था हमारा आज का मृदा का टॉपिक। इसको अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं एक